Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. Today's topic is respiration, respiratory process, breathing and ventilation. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे respiration is a process in which oxidation of food inside of the body cells during this procedure release the energy. It is the called respiration. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी सेल्स के अंदर और फूड्स का ऑक्सीडेशन होगा और इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन दोनों कंडीशन होती है। जैसे हम देखते हैं रेस्पिरेशन के अंदर अपने को ग्लूकोज जैसे C6H12O6 है, ये अपने को फूड से मिलता है, यानी जो भी हम मील इनटेक करते हैं वहाँ से अपने को ग्लूकोज मिलेगा और जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से वो वहाँ से हम अपने को ऑक्सीजन मिलेगी। और ये दोनों ही एक केमिकल रिएक्शंस के साथ में या फिर केमिकल चेंजेस के साथ में जो अपनी मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं उससे 38 ADP फॉर्म होता है, लेकिन ये फॉस्फेट के साथ में 38 ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एंड वाटर के फॉर्म होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है या फिर अपनी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, और जो वाटर है वो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन के अंदर हेल्प कर रहा है। और जो एनर्जी फॉर्म हुई है वो अपनी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या फिर जो एक्टिव प्रोसेस के अंदर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर यूटिलाइज हो रही है। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपने बोलते हैं रेस्पिरेशन। जैसे हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद में वही ऑक्सीजन है जो ग्लूकोज के साथ में फॉर्म होके एटीपी को फॉर्म करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फॉर्म कर रही है। जो एटीपी है वो ये यानी एनर्जी फॉर्म हो रही है, वो अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सेल आउट कर देंगे, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है, उसको हम एक्सेल आउट कर पाएंगे। और जो वाटर आयनिक कंपोनेंट है ये अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेगा। जैसे हम देखते हैं इनके अंदर कैसे कैसे जो कोरिलेशंस है, किसके अंदर? सेल्स के अंदर, हार्ट एंड लंग्स के अंदर। जैसे जो वीनस ब्लड होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में वीनस ब्लड है, यानी वीनस ब्लड का मतलब होता है जो HbCO2 ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, वो जो इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद से हार्ट के राइट साइड के अंदर जाएगा और वहाँ से हार्ट के राइट साइड से होते हुए वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वही ब्लड है लंग्स के अंदर चला जाएगा। अब वहाँ पर क्या होता है, जो भी गैसेस होता है उसका जो गैसेस होती हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूव आउट करती हैं। डिपेंड करता है यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन किसका है एंड लोअर कंसंट्रेशन किसका है। जैसे HbCO2 के अंदर जो हायर कंसनट्रेटेड किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो लंग एल्वोलाई के अंदर जाएगा। वहीं पे जो ही हम इनहेल कर रहे हैं तो वो हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है, तो जो लंग्स की जो एल्वोलाई है, लंग्स की एल्वोलाई और उसकी सराउंडिंग के अंदर कंप्लीटली इनके सराउंडिंग के अंदर अ वेस्ट नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज होती हैं जो कंटिन्यूअसली गैसेस का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन दी लंग एल्वोलाई एंड द कैपिलरीज। तो वहाँ पर ये HbCO2 ब्लड है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है तो वहाँ पे कैपिलरी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब जो वीनस ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है कंपेयर टू दी लंग एलोलाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग एलोलाई के अंदर डिफ्यूज आउट हो जाएगी। वहीं पर जो हमने इनहेल किया है तो जो इनहेल एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और वो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से एल्वोलाई से ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ जाएगी। और ब्लड के अंदर आने के बाद में जो पल्मोनरी वेन है, ईच लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स रिलीज होती हैं। वो पल्मोनरी वेन HbO2 ब्लड को लेके आती है लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर और लेफ्ट साइड का हार्ट आयोटा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर भेज देता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो भेज रहा है ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन सिस्टेमिक ब्लड के अंदर जो हमने इनटेक किया है, मील इनटेक किया है, वहाँ पर जो ग्लूकोज है उसके साथ के अंदर एक मेटाबॉलिक चेंजेस यानी जिसको अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस करेगी, केमिकल रिस्पॉन्स करेगी
और वो फॉर्म करी है एटीपी को फॉर्म करेगी, और एटीपी की वजह से अपनी बॉडी की एक्टिविटी है वो मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, इन दोनों का भी, ये दोनों भी प्रोडक्ट होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी एक्सेलरेशन के टाइम पे, और जो वाटर आयन है वो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन में हेल्प करेगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपने बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस है रेस्पिरेशन। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा है कि जो ग्लूकोज है उसके साथ साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करेगी, जिसकी वजह से वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। रेस्पिरेशन इज नॉट द सेम थिंग एज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग की तरह नहीं है। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑल द लिविंग सेल्स। और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कंप्लीटली लिविंग सेल है उन सब के अंदर होती है। The chemical reaction of respiration take place between oxygen and substances which contain carbon. अब जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वहाँ किन के बीच में हो रहा है, ऑक्सीजन एंड जो कार्बन कंपोनेंट है, कार्बन कंटेंट है सच एज ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर जैसे हमने प्रीवियसली स्लाइड में देखा है C6H12O6, तो वहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल है। तो वो कार्बन मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज के साथ में कंबाइंड फॉर्म में एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। द रिएक्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ में एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी देखा है। द कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस कम फ्रॉम द फूड। जो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस है सच एज ग्लूकोज C6H12O6 जो अपने को फूड से मिलती है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर। ऑक्सीजन हमें वाटर और एयर से मिल रही है। The energy is used to drive other chemical reaction taking place in the cells। और उसके बाद में जो सेल्स है उसके भी अंदर जाके ये एक अदर केमिकल रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जैसे द रिलीज ऑफ एनर्जी इन मसल सेल्स टू मेक देम कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस मूवमेंट्स। जैसे जो एनर्जी होती है उनका काम क्या होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करना, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो कहाँ से मिल रही है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी मिल रही है उनको। जैसे हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, सेल्स के अंदर डिफ्यूजन हुआ, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल कर दिया। ये जो प्रोसेस है इसको तो अपन बोलते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। लेकिन जो अंदर जाके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोसेस को अपने बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या होता है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या है, जैसे एक ब्रीथिंग का ही पार्ट है लेकिन उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन क्या होगा, एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन का इनहेल कर रहे हैं यानी अपने लंग्स के अंदर जाएगी। वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है वो अपनी बॉडी से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एक्सहेल हो रही है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हम देखेंगे। जैसे रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इनटेक थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट विथ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू इनहेल कर रहे हैं, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर रहे हैं विद द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है, उसकी वजह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और वो एनर्जी फॉर्म कर रही है, और उसी एनर्जी फॉर्मेशन की वजह से अपनी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है। अब देखेंगे कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है और कितनी होती है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी रेट होती है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रहेगी 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मल वैल्यू है। चाइल्डहुड के अंदर यानी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होती है 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट। लेट चाइल्डहुड के अंदर रहेगी 15 to 25 ब्रीथ पर मिनट, और जो अडल्ट रेट होती है वो होती है 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट।
एक इसके अंदर वर्ड आते हैं टैकिपनिया एंड ब्रेडिपनिया। टैकिपनिया का मीन होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20, या फिर जो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग, जो एज फैक्टर है उसकी जो अपर लिमिट्स है उससे ज़्यादा अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है तो उसको अपन बोलेंगे टैकिपनिया। और वहीं पे जो ब्रेडिपनिया कंडीशन क्या होगी, जो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग जो लोअर लिमिट है उससे अगर बिलो हो रही है रेस्पिरेटरी रेट तो उसको अपने बोलते हैं ब्रेडिपनिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन तीनों की डेफिनेशन क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी फॉर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द लंग एल्वोलाई लीडिंग्स टू गैसेस एक्सचेंज। जो हमने प्रीवियसली भी देखा है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे हमने पहले भी देखा था C6H12O6 है, वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो रहा है और वहां पर एंड प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके साथ साथ में एनर्जी की रिलीज हो रही है। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लंग एल्वोलाई। लंग एल्वोलाई है उसका कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि एनर्जी के बिना कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपने बोलेंगे रेस्पिरेशन। एंड सेकेंड वन आता है ब्रीथिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग The process of breathing, taking in oxygen and releasing carbon dioxide through the lungs, this process is also known as the ventilation. Breathing is achieved by the contraction and relaxation of the diaphragm and the rib muscles या फिर intercostal muscles. ब्रीथिंग क्या है, यानी जो हम एटमॉस्फेयर से एयर है इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। एक्सहेल कौन सी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल हम करें ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पर ब्रीथिंग प्रोसेस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को बोलेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस। और वहीं पे जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच में, उस गैसेस के एक्सचेंज को अपन बोलते हैं वेंटिलेशन। और जो ब्रीथिंग प्रोसेस एंड वेंटिलेशन प्रोसेस है, ये डायफ्राम एंड जो रिब मसल्स है या अपन बोल सकते हैं इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनकी हेल्प के थ्रू ही ब्रीथिंग प्रोसेस, वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है। रेदर देन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। एंड या जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के अंदर एक नर्व होती है फ्रेनिक नर्व, जो कंटिन्यूअसली यहाँ पर नर्व स्टिमुलेशन को कोज करती है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प होती है। ब्रीथिंग प्रोसेस और जो वेंटिलेशन प्रोसेस है उसके अंदर, या फिर रेस्पिरेटरी प्रोसेस, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं केटालाइट्स, जो एक स्पेशल प्रोटीन से फॉर्म होती है और उसका काम होता है कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करना। एंड थर्ड वन आती है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द लंग बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वेंटिलेशन का मेन होता है गैसेस का एक्सचेंज होना या फिर मूवमेंट ऑफ द एयर बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द लंग एल्वोलाई के, और या फिर लंग एल्वोलाई और जो ब्लड है, या फिर लंग एल्वोलाई और एटमॉस्फेयर है, उनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। उसी गैसेस के एक्सचेंज को अपने बोलते हैं वेंटिलेशन। जैसे जो लंग एल्वोलाई है वहाँ से जैसे पहले एयर है वो इनहेल होगी, एयर है को हम जैसे इनहेलेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जाएगी, वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके साथ में उनका डिफ्यूजन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग एल्वोलाई के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, वहीं पे ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पर गैसेस के एक्सचेंज है, इसको अपने बोलते हैं वेंटिलेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द लंग एल्वोलाई एंड द ब्लड। लंग एल्वोलाई एंड ब्लड है, इनके बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको अपने बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। External respiration take place between the lungs and the atmosphere. It is called mechanical process and in this process energy is utilized. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि
जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो फोर्सफुली गैसेस को बाहर की साइड में एक्सेल कर रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम दोनों ही कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, वहीं पर जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और ये किसके किसके बीच में होता है? बिटवीन दी लंग्स एंड दी एटमोसफियर। बिटवीन दी लंग्स एंड दी एटमोसफियर के बीच में यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसको अपने बोल देंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड सेकेंड वन आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इंटरनल रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। जैसे हमने पहले देखा था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वहीं पे जो इंटरनल रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि जो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में कंबाइंड हो जाएगी और उसके बाद में एंड प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आयन एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसलिए हम इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के अंदर केमिकल्स हैं, ये एक साथ में कंबाइंड फॉर्म में कॉम्प्लेक्सिटी बनाएंगे और उसके बाद में एंड प्रोडक्ट अलग चेंज हो जाएगा। जैसे ये आर्टिकुलर एल्वोलर एंड है, आर्टिकुलर एंड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन है वहां से, या ऑक्सीजन है वो वहां से बॉडी सेल्स के अंदर जाएगी, और बॉडी सेल के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्लड है, आर्टरीज है, आर्टरी के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो हायर कंसंट्रेटेड रहेगी, तो वहां से ऑक्सीजन है सेल्स में चली जाएगी आर्टिकुलर एंड में। और उसके बाद में जो वेन्यूल एंड होता है, वहां से बॉडी सेल की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट का फुलफिल होने के बाद में जो वेस्ट कंपोनेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वहां से वापस वेन्यूल एंड में आ जाएगा और वीनस ब्लड के थ्रू वो वापस हार्ट के अंदर चला जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है इनको कैरी कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा है? एचबी मॉलिक्यूल्स, और एचबी मॉलिक्यूल है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग को सपोर्ट करने वाली कौन कौन सी मसल्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है डायफ्राम, जो एक मस्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेकेंड वन आती है इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। ये मसल्स जो रिब केज होती हैं या फिर जो रिब्स होती हैं उनके इन बिटवीन दी रिब्स प्रेजेंट होती हैं, उसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इन दोनों टाइप की मसल्स को अपन बोलते हैं, जैसे डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल है, इन दोनों को ही हम बोलते हैं मसल्स ऑफ ब्रीथिंग या फिर ब्रीथिंग मसल्स। Muscles of breathing, expansion and relaxation of the chest during breathing process occurs as a result of muscular activity, voluntary and involuntary activity. The main muscles used in normal breathing are diaphragm and intercostal muscles. Muscles of breathing क्या होता है? यानी जो muscles during the ब्रीथिंग प्रोसेस यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे जो मसल्स हैं वो एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द इनहेलेशन जो थोड़ी सी कैविटी है वो अनलार्ज हो जाएगी, थोड़ी सी कैविटी का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर एयर है हम उसको इनहेल कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द एक्सहेल थोड़ी सी कैविटी का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं लंग्स के अंदर वो गैसेस है हम उसको एक्सहेल कर सकते हैं। और ये दोनों ही प्रोसेस जो मसल्स करती हैं वो है डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स ये वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी के थ्रू होती हैं, और जो फ्रेनिक नर्व है वो इनको सपोर्ट करती है। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स दे आर 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन दी 12 पेयर ऑफ द रिब्स। जो 12 पेयर ऑफ द रिब्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं जो उनके अरेंजमेंट के बेस पे हैं, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स।
अब देखते हैं सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के सपोर्टिव स्ट्रक्चर दो होते हैं, सेंट्रल टेंडन एंड द फ्रेनिक नर्व। सेंट्रल टेंडन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डायफ्राम के अंदर, एंड जो फ्रेनिक नर्व है वो यहाँ पर नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को। ड्यूरिंग द इनहेलेशन, इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डायफ्राम है वो पुल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी कैविटी बढ़ जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, और उसकी वजह से हम इजीली इनहेल कर सकते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन द सेंट्रल टेंडन हेल्प मेंटेन द डायफ्राम्स पोजीशन बाय ब्लेंडिंग विद द फाइबर्स पेरिकार्डियम अबव इट। The central tendon is pulled down, which expand the chest cavity and allow air to enter the lungs. जैसे हम यहाँ पर देखते हैं डायफ्राम के अंदर फर्स्ट वन ओपनिंग है वो है इंफीरियर वेना केवा, जहाँ से वो ब्लड को लेके जाता है कहाँ पर, राइट साइड के एट्रियम के अंदर। एक इसके अंदर होता है आउटिक हाइटस। नेक्स्ट वन आता है सेंट्रल टेंडन ये अपर पार्ट के अंदर जो वाइटिस दिख रहा है ये सेंट्रल टेंडन है। फ्रेनिक नर्व्स प्रेजेंट है जो येलो कलर की दिख रही है। एक इसमें आता है इसोफेजियल हाइटस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, यानी इसोफेगिस इसकी साइड से बाहर की साइड में निकलता है, या फिर इसोफेजियल ओपनिंग है जो इधर से नीचे की साइड में जा रहा है। आउटिक हाइटस का मतलब होता है जो आउटा है वो ये जैसे लोअर पार्ट से आउटा है वो अप साइड के अंदर जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं आउटिक हाइटस। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं डायफ्राम के अंदर। अब जो सेंट्रल टेंडन है इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, पुल डाउन करेगा नीचे की साइड में। जैसे नॉर्मल पोजीशन ये होती है, अब जो ही इनहेलेशन करना होता है तो ये पुल डाउन करेगा नीचे की साइड में हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा T9 तक कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगा नीचे की साइड में, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी है वो अनलार्ज हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर हो जाएगा, और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर इजीली चली जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन फेजेस की दो होती हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन यानी जो एटमॉस्फेयर की एयर है हम उसको इनहेल कर रहे हैं, ये है इंस्पायरेशन, और जो एक्सहेल कर रहे हैं वो है एक्सपायरेशन प्रोसेस। Expiration process is process in which the air leave the lungs. जो लंग्स से एयर बाहर की साइड में एक्सपेल आउट होते हैं उसको अपन बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर भी पढ़ा था। एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। एंड एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम फोर्सफुली ब्रीथ आउट कर रहे हैं तब यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, रेदर देन नहीं होता है। जैसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, हम फोर्सफुली एक्सपेल आउट कर रहे हैं या फिर एक्सहेल कर रहे हैं, जिसमें स्लाइटली एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है दोनों ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट रिलैक्सेशन करती हैं, जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द सेंट्रल टेंडन ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। डायफ्राम एक रिलैक्सिंग फेज में रहेगा, जैसे ये डायफ्राम है ये रिलैक्स्ड है, और इस टाइम पर जो सेंट्रल टेंडन होता है उसकी लोकेशन होता है यहाँ पर T8 तक, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा, 8th थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ प्रेजेंट रहेगा सेंट्रल टेंडन। ये जो वाइटिस कलर में दिख रहा है ये है सेंट्रल टेंडन की लोकेशन क्या रहेगी, 8th थोरेसिक वर्टिब्रा ड्यूरिंग दी डायफ्राम रिलैक्स्ड। अगर डायफ्राम रिलैक्स्ड है उस टाइम पर इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है 8th थोरेसिक वर्टिब्रा तक, और उसकी वजह से इंक्रीज दी थोरेसिक प्रेशर, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो
एयर है हम उसको बाहर की साइड में एक्सपेल आउट कर पाएंगे। अब देखते हैं ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो सेंट्रल टेंडन है वो नीचे की साइड में 9th थोरेसिक वर्टिब्रा तक एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी है वो लाइट हो जाएगी, उसका प्रेशर कम हो जाएगा और एयर है वो इजीली इनहेल हो पाएगी, यानी जो एयर है वो अंदर की साइड में इजीली जा पाएगी। The diaphragm contract it, muscle fibers shorter and central tendon is pulled down to the level of the 9th thoracic vertebra. Central tendon है वो 9th thoracic vertebra पे आ जाएगा, जो मसल फाइबर प्रेजेंट है वो शॉर्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से लाइटनिंग दी थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज दी थोरेसिक कैविटी प्रेशर कम हो जाएगा और थोरेसिक कैविटी का प्रेशर जो ही कम होगा हम इजीली इनहेल कर पाएंगे, जो एयर है हम उसको इजीली इनहेल कर पाएंगे। जैसे ये इनहेलेशन एक्सेलेशन है, ये इनहेलेशन है, इनहेलेशन के टाइम पे ये एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडन है नीचे की साइड में आ जाएगा और थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाएगी और हम इजीली इनहेल कर सकते हैं। Next है during the inspiration contraction of the external intercostal muscles and the diaphragm. During the inspiration contraction of the external intercostal muscle and the diaphragm. Inspiration के टाइम पे diaphragm and external intercostal muscles हैं उनके अंदर contraction हो रहा है जो क्या करेंगी expand the thoracic. थोरेक्स है उसको एक्सपेंड कर देंगी। विसरल प्लूरा आउटवर्ड्स टू, जो विसरल प्लूरा है वो बाहर की साइड में, यानी विसरल प्लूरा कौन सी है, इनर प्लूरल लेल है, वो बाहर की साइड में होने लग जाएगी, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। डिक्रीज द प्रेशर विद इन द एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा एंड इन द एयर पेसेज के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इनका फंक्शन क्या है, ड्रोविंग एयर इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर एयर है वो ड्रो हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर दो स्टेप्स आते हैं या फिर दो फेजेस आते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसको अपन बोलते हैं ब्रीथिंग इन यानी इनहेलेशन, ब्रीथिंग आउट यानी एक्सहेलेशन। अब ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज सो एयर इज पुश्ड इनटू द लंग्स। ब्रीथिंग इन के अंदर क्या हो रहा है, जो थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि थोरेसिक कैविटी देखो बाहर की साइड में एक्सपेंड हो रही है। ये जो एरो है ये मेंशन कर रहा है, रेड एरो मेंशन कर रहा है कि थोरेसिक कैविटी बाहर की साइड में एक्सपेंड हो रही है और इसकी वजह से, और इसके साथ साथ में एक्सपेंड क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे की साइड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग डाउनवर्ड, जो डायफ्राम है नीचे की साइड में डाउनवर्डली मूव कर रहा है और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी यहाँ पे अफेक्ट हो रही हैं, जिसकी जैसे वो भी यहाँ पे एक्शन में है या फिर प्रोसेस में है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर कम हो जाएगा और जो ब्रीथिंग है हम उसको ब्रीथ इन कर सकते हैं। और वहीं पर जो एक्सहेलेशन टाइम है उस टाइम पर डायफ्राम है वो अप साइड के अंदर मूव कर रहा है। सी इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये अप साइड के अंदर मूव कर रहा है जो थोरेसिक कैविटी के प्रेशर को बढ़ा देगा और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसका जो एल्वोलाई है या फिर जो विसरल प्लूरा है उसका इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ जाएगा और एक्सहेल कर सकते हैं हम इजीली। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम। एक्सपायरेशन के टाइम पे डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स रहते हैं कंप्लीटली ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, क्योंकि ये डायफ्राम है वो ये एक रेस्टिंग फेज है इसकी, जिसमें जो सेंट्रल टेंडन है इसकी लोकेशन होती है 8th थोरेसिक वर्टिब्रा पे ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, यानी जब वो रिलैक्स है। और यहीं पर इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी रिलैक्स रहेंगी ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। मूवमेंट ऑफ द रिब केज इज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, जो रिब केज का मूवमेंट है ये डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट रहेगा, जिसकी वजह से जो रिब केज का मूवमेंट है इसके अंदर दिख रहा है, देखो आपको दिस वन,
मूवमेंट्स रिब केज का जो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड रहेगा। जैसे ये वाली प्रोसेस है एक्सेलेशन, तो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड रहेगा मूवमेंट, जिसकी वजह से इलास्टिक लोकलाई ऑफ द लंग्स की इलास्टिसिटी है वो बढ़ेगी। इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द लंग का प्रेशर बढ़ेगा, और एयर एक्सपेल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो एयर है एक्सपेल हो जाएगी बाहर की साइड में। The lung still contains some air to prevent complete collapse of the alveoli. यानी जो लंग्स है इसके अंदर जो एयर है वो completely एक्सपेल आउट नहीं हुई है, कुछ रिमेनिंग एयर वहीं पर भी प्रेजेंट है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, एल्वोलाई को completely कोलेप्स होने से प्रिवेंट करना। और एक्सपायरेटरी प्रोसेस एक पेसिव प्रोसेस है जिसका टाइमिंग होता है अप टू 3 सेकेंड तक। 3 सेकेंड तक हम एक्सपायरेशन करते हैं, तो 3 सेकेंड का होता है एक्सपायरेशन टाइम। और ये क्या है, एक पेसिव एक्टिविटी है या फिर पेसिव प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फोर्सफुली हम एक्सपायरेशन करते हैं, डायफ्रेगमेटिक एक्सपायरेशन हो रहा है, तब यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग द इनहेलेशन के अंदर क्या क्या चेंज होता है। जैसे एक्सहेलेशन के अंदर हम क्या देखा, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये रिलैक्स रहती हैं, और वहीं जिसकी वजह से थोड़ी सी केविटी है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और हम एक्सेल कर सकते हैं। वहीं पर आप देखते हैं इंटरनल इसके अंदर जो इनहेलेशन हो रहा है या फिर जो ब्रीथ इन हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है। ब्रीथिंग के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है एंड रिलैक्स, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो एक्सेलेशन के टाइम पे रिलैक्सेशन फेज में थे। तो इनहेलेशन के टाइम पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम है, उन दोनों के अंदर तो मूवमेंट होगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी केविटी एक्सपेंड हो जाएगी बाहर की साइड में। The internal intercostal muscles relax and the external intercostal muscles contract, pulling the rib cage upward and outward. Pulling the rib cage upward and outward. Upward की साइड में, ऊपर की साइड में और बाहर की साइड में उसको एक्सपेंड करती है लंग को, जिसकी वजह से जो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं बाहर की साइड में। रिब केज के जो थोड़ी सी केविटी है, इसकी थोड़ी सी केविटी को बढ़ाने के लिए। Muscle extend downward and forward from the lower border of the rib below. Then diaphragm भी contact करेगा, pulling downward की साइड में, नीचे की साइड में पुल करेगा, एंड लंग वॉल्यूम इंक्रीज एंड द एयर प्रेशर इनसाइड डिक्रीज। लंग वॉल्यूम तो बढ़ेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एयर जाने के लिए स्पेस हो जाएगा, लेकिन वहीं पे जो थोड़ी सी केविटी है लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है अंदर की साइड में इजी वे के अंदर जा सकती है। एयर पुश्ड इनटू द लंग्स, इसको वो अपने बोलते हैं ब्रीथिंग इन। अब हम देखते हैं ब्रीथिंग आउट। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने पहले भी देखा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम है वो ब्रीथिंग आउट के अंदर तो क्या हो रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पुलिंग द रिब केज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जो रिब केज है उसको डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट करती है। डायफ्राम रिलैक्स रहेगा, मूविंग बैक अपवर्ड रहेगा। इसके साथ में जो लंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी और अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ी सी केविटी का, और जो एयर है बाहर की साइड में एक्सपेल आउट हो जाएगी। इसको अपन बोलते हैं ब्रीथिंग आउट या फिर एक्सहेलेशन। The external intercostal muscles are relaxed and the internal intercostal muscles contract, pulling the rib cage downward and inward and backward. The diaphragm relax, moving the backward, upward. Next हम देखते हैं gaseous exchange in the lungs. Gaseous exchange in the lungs happen in the alveoli. एल्वोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एल्वोलाई, अब एल्वोलाई के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं
कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा है। फर्स्ट वन तो होता है थिन वॉल, उसकी थिन वॉल होती है। एपिथेलियम, एंडोथेलियम सिंगल लेड होती है, वो सिंगल लेड है तभी थिन लेड है। लार्ज सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बड़ा रहेगा। मॉइस्ट सरफेस होती है, सरफेस मॉइस्ट रहेगी जिसकी वजह से मूवमेंट गैसेस का स्मूथली रहेगा। और उसके सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो चारों के चारों फैक्टर्स हैं, चारों के चारों कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट है या फिर फीचर्स हैं, इनकी वजह से ही गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है इन दी एल्वोलाई। फर्स्ट वन है थिन वॉल यानी सिंगल एंडोथेलियम लेयर की फॉर्म होती है। सेकेंड वन आता है सरफेस एरिया बड़ा होता है, सरफेस एरिया होता है, सरफेस है वो मॉइस्ट रहेगा जिसकी वजह से गैसेस का मूवमेंट है वो स्मूथली रहेगा। सराउंडिंग के अंदर ब्लड वेसल्स यानी एक वेस्ट नेटवर्क ऑफ दी कैपिलरी का फॉर्म होता है, ब्लड कैपिलरी फॉर्म होती है जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अब ब्लड फ्लो जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा है, हार्ट के जो राइट साइड का वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में वहां पर आर्ट्रियोलर एंड होता है, आर्ट्रियोलर एंड के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है क्योंकि कैपिलरी के अंदर भी दो एंड होते हैं, एक तो होता है आर्ट्रियोलर एंड, एक होता है वेन्यूल एंड। अब जो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर कंसंट्रेटेड गैसेस है, वो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हायर कंसंट्रेटेड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है या फिर डिफ्यूजन होता है जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूव आउट करेंगे गैसेस, और किसके थ्रू? थ्रू दी सेमी परमीबल लेयर। अब सेमी परमीबल लेयर जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा है, ए थिन लेयर विच इज कॉल्ड दी एंडोथेलियम या फिर एपिथेलियम लेयर, जिसको अपन बोलते हैं एल्वोलर लेयर। तो यहाँ पर एल्वोलर लेयर है या फिर जो कैपिलरी लेयर है उन दोनों को हम बोलते हैं सिंगल एंडोथेलियम लेयर। यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर गैसेस का मूवमेंट होता है। तो जैसे लंग एल्वोलाई है, वहां पर ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेटेड रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड लोअर कंसंट्रेटेड रहती है। वहीं पे जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर हायर कंसंट्रेटेड होती है कार्बन डाइऑक्साइड और लोअर कंसंट्रेटेड होती है ऑक्सीजन। तो उसकी अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल नहीं रहेगा, इसके अंदर भी ऑक्सीजन रहेगी लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो यहाँ पर लो रहेगा कंपेयर टू दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जो आर्ट्रियोलर एंड है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, और वहीं पर जो वेन्यूल एंड है वहां से जो ऑक्सीजन है एल्वोलाई से ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, और आरबीसी के अंदर Hb मॉलिक्यूल होते हैं उसके साथ में HbO2 फॉर्म कर लेंगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेंगी, और वहां से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अंदर चला जाएगा, और हार्ट के अंदर जाके वहां से जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू अपनी पूरी बॉडी की सेल्स हैं उसके पास में पहुंचा देगा। इसको अपन बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज और एल्वोलर एक्सचेंज। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि जो वेन्यूल ब्लड है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और जो आर्ट्रियोलर ब्लड है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ पर दोनों चेंजेस हैं। जैसे कंपोजिशन ऑफ द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर जो हम देखते हैं, इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%। वहीं पे एक्सपायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है 16%, जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी देखा है। जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड के अंदर, और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है 4%। इन एटमोस्फेरिक मैक्सिमम गैसेस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, जो होती है अपनी 78%। एटमोस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा लेवल जिस गैसेस का होता है वो है यहाँ पर नाइट्रोजन गैसेस, और ये होती है अप टू 78%।
नाउ हम देखते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को अपन बोलते हैं स्पायरोमेट्री मेजरमेंट। स्पायरोमेट्री मेजरमेंट भी बोल सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को। और इसके अंदर हम देखते हैं लंग की वॉल्यूम, यानी हम कितनी गैसेस है इनहेल कर सकते हैं, कितनी एक्सहेल कर सकते हैं, कितना हम रिलैक्स टाइम पे एक्सहेल कर सकते हैं, कितना हम यहाँ पे फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, लंग की वॉल्यूम कितनी होती है टोटल। ये सारे के सारे जो टेस्ट है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और स्पायरोमेट्री मेजरमेंट टेस्ट। लंग वॉल्यूम क्या होती है? स्टैटिक वॉल्यूम्स आर द वॉल्यूम्स ऑफ द एयर ब्रीथ्ड बाय एन इंडिविजुअल। जो ब्रीथिंग होती है उसमें कितनी वॉल्यूम वो ले रहा है उसको अपन बोलते हैं लंग वॉल्यूम। अब इसके अंदर भी अलग अलग होती है, जिसमें फर्स्ट वन आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर, सिंगल नॉर्मल एक काम रेस्पिरेशन के अंदर या फिर क्वाइट रेस्पिरेशन के अंदर हम कितनी एयर को इनहेल कर रहे हैं और कितना एक्सहेल कर रहे हैं उसको अपने बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एक क्वाइट एंड काम सिंगल नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे हम कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, उस टोटल वॉल्यूम को अपने बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो अपनी नॉर्मल होती है 5 ml होती है, लेकिन अगर लीटर में नॉर्मल होती है 500 ml होती है, और अगर हम लीटर के अंदर करेंगे तो 0.5 लीटर होती है। सेकेंड वन आती है इंस्पायर्टी रिजर्व वॉल्यूम, जो अपनी नॉर्मल होती है 3300 ml, या फिर इसको बोल सकते हैं 3.3 लीटर। नेक्स्ट वन आता है एक्सपायर्टी रिजर्व वॉल्यूम, जो होती है यहाँ पर 1000 ml होती है, और अगर लीटर में देखेंगे तो 1 लीटर होती है। एंड फोर्थ वन आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम होती है नॉर्मली 1200 ml या फिर 1.2 लीटर। इसको अपन बोलते हैं लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी, स्टैटिक लंग कैपेसिटी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम। टू और मोर लंग वॉल्यूम है उसको अपने बोलते हैं यहाँ पे स्टैटिक लंग कैपेसिटी। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम जो अपनी नॉर्मल थी 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होती है 3300। इन दोनों को अपने बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी अपनी इंस्पायरेशन की कितनी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है उसको अपन, ये नॉर्मल होती है 3800 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? जिसके अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अपनी है 3300 प्लस टाइडल वॉल्यूम जो है अपनी 500 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वह ये है 1000 ml, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अपने बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो नॉर्मल होती है 4800 ml। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है अपनी 1000 ml प्लस रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है 1200 ml। इन दोनों को अपन बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है 2200 ml। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी? जो होती है 6000 ml। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो चारों तरफ की हमने देखी थी, जिसमें आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 3300 रहेगी, टाइडल वॉल्यूम 500 रहेगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 1000 है, वहीं पर रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 है। इन टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटीज को हम एक साथ में बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ये है 6000 ml। नेक्स्ट वन देखते हैं वेंटिलेशन। द मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द लंग बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दिस इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द एयर, एयर का मूवमेंट हो रहा है एनवायरमेंट से लंग्स के अंदर थ्रू द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन, इसको अपने बोलेंगे वेंटिलेशन। Air is warmed, moist and filtered as it travel through the mouth and the nasal cavity। जो ही एयर अंदर जाती है नेसल कैविटी से या फिर जो माउथ से अंदर जा रही है, नेसल पैसेज में जा रही है, तो वो एयर वार्म्ड हो जाएगी, मॉइस्टन हो जाती है एंड फिल्टर करेगी, क्योंकि यहाँ पर सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं या फिर सीलिया प्रेजेंट होती है जो उनको फिल्टर कर लेती है। और जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, माइक्रो कंपोनेंट होते हैं जो अपनी एल्वोलाई को या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उसको वहीं पे वो फिल्टर कर देती हैं और वार्म कर देती हैं, क्योंकि कोल्ड एयर है ये डायरेक्टली अपनी
जो इनर लेयर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की उसको इरिटेट कर सकती है। तो हाईली वस्कुलर एरिया होता है नेजल कैविटी, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, और अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो जो इनहेल एरिया है उसको वो वार्म कर देगी, मॉइस्टन कर देती है, क्योंकि म्यूकस कंटिन्यूसली रिलीज होता है जो मॉइस्ट करके रखेगा एयरवे लाइन को। इट देन पासेस थ्रू द ट्रेकिया, उसके बाद में वो जो गैसेस है वो ट्रेकिया के अंदर जाएगी, एंड वन ऑफ द टू ब्रोंकाई इनटू वन ऑफ द लंग्स, और उसके बाद में जो ट्रेकिया है आगे जाके दो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और दोनों ही ब्रोंकाई एक एक दोनों लंग्स के अंदर चले जाएंगे। आफ्टर पासिंग इनटू द मैनी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद में जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाएगी, देन टर्सरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएगी, होते हुए लास्ट के अंदर एल्वोलाई के अंदर चली जाएगी जो मिलियंस के अंदर होती हैं, एंड लास्ट में जो इंस्पायर्ड एयर है वो एल्वोलाई के अंदर पहुंचती है, और वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको अपने बोलते हैं वेंटिलेशन, जिसके अंदर दी गैसेस मूव बाय डिफ्यूजन फ्रॉम वेयर दे हैव ए हायर कंसंट्रेशन टू वेयर द लोअर कंसंट्रेशन, जो गैसेस हैं उसका डिफ्यूजन होगा जिसकी वजह से हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूव आउट करेंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द एयर इन द एल्वोलाई इनटू द ब्लड, जो एल्वोलाई से ऑक्सीजन है वो चला जाएगी ब्लड के अंदर, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द एयर इन द एल्वोलाई, और वहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वोलाई के अंदर चली जाएगी, और हम उसको एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर की साइड में एक्सपेल आउट कर सकते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपने बोलते हैं यहाँ पर वेंटिलेशन। एंड नाउ हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के टाइम पे एक्सरसाइज का कैसे इफेक्ट होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज एन इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी एंड मसल सेल्स रिस्पायर मोर देन दे डू व्हेन द बॉडी इज रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट होती है उसके कंपेरिजन में जब फिजिकल एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तो उस कंडीशंस में जो मसल सेल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, और अगर ज़्यादा हो जाती है, मसल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग। रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथिंग की डेप्थनेस है वो बढ़ जाएगी। ये इसको स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स की वजह से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, उसकी डेप्थनेस बढ़ जाएगी, एयरवे लाइन है वो डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर है इनहेल कर सकते हैं। इसके उसी टाइम पर दी रेस्पिरेटरी रेट के साथ साथ में दी हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग वो बढ़ जाएगी। दिस मेक्स श्योर द मोर ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, जिसकी वजह से अगर हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है तो अपनी बॉडी की सेल्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीटली फुलफिल हो रही है, ऑक्सीजन है वो बॉडी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा अब्सॉर्ब कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ से एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड just because of the sympathetic response, heart rate, respiratory rate and depthness of the respirations, इसके साथ साथ में डायलेशन ऑफ द एयरवे लाइन ये होगा, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है इसके लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा था रेस्पिरेशन अपनी बॉडी में कैसे फंक्शन करता है, या फिर कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। जैसे इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है, उसके साथ में हम माउथ के थ्रू फूड लेंगे, जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर जाके एब्सॉर्ब हो जाएगी, वहीं पे जो फूड कंपोनेंट है वो स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। वहाँ से जाने के बाद में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ में, ऑक्सीजन और ग्लूकोज है ब्लड के साथ में मसल्स तक पहुँचेगा। मसल्स में जाने के बाद में जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगी, जिसकी वजह से केमिकल रिस्पॉन्स करेंगी या फिर केमिकल प्रोसेस करेंगी, जिसकी वजह से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और वही एनर्जी है जो अपनी मसल्स की एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है। और इसके साथ में जो वेस्ट कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंपोनेंट है, वाटर आयन तो अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, या फिर वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर रहा है, बॉडी को हाइड्रेटेड मेंटेन करेगा। वहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सपेल आउट कर देंगे ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। ये प्रोसेस है अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी प्रोसेस।
एंड अब हम देखते हैं कि जो ब्रीथिंग रेट है हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ द ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट है, उसको अपन बोलते हैं ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट की नंबरिंग को हम बोलते हैं यहाँ पर ब्रीथिंग रेट। और ब्रीथिंग रेट एंड डेफनेस को जिस भी डिवाइस के थ्रू हम मेज़र कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द इनहेल एंड एक्सहेल है, उसको हम जिस डिवाइसेस के थ्रू मेज़र कर सकते हैं उस डिवाइस को अपन बोलते हैं स्पायरोमेट्री। तो ये था अपना आज का चैप्टर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन कंप्लीटली। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।